भाई उधर देखो उधर। चुनाव चोरी या वोट चोरी के जो आरोप राहुल गांधी, कांग्रेस, पूरा विपक्ष लगा रहा है, उसका कबूलनामा, उसका सबूत है। क्या हुआ था 2020 में, खुद मांझी कह रहे हैं, और 25 के नतीजे तो महीना भर पहले 14 नवंबर को आए हैं। नाउ ओवर टू यू राजीव रंजन जी। निश्चित तौर पर इस चुनाव 2025 के चुनावी नतीजों पे 4-5 सीटें ऐसी हैं जिसमें नजदीकी मुकाबलों में विपक्ष के लोग जीते हैं। वो 200, 400, 600, 1000 के नीचे के वो जीते हैं। ये भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए के तरफ से 2 लोग 27 वोट और 95 वोट से भी जीते हैं। आरा की 2 सीटें हैं, संदेश और अगियाव, एक 27 वोट से भी जीत हुई है, वो भी एनडीए की हुई है। एक 95 वोट से हुई है, वो भी एनडीए की हुई। तो एक ही तरफ की बात नहीं है। अगर आप 2020 के सीटों को देख लें, वहां पर 11 सीटें ऐसी थीं जिसमें 1000 से कम में जीत हार का फैसला हुआ था, जिसमें 5 सीटें सत्ता पक्ष की तरफ थीं, यानी एनडीए की तरफ थीं, 4 सीटें महागठबंधन की तरफ थीं, एक एलजेपी ने जीती थी, बाद में एलजेपी वाले भी जेडीयू में चले गए, और एक निर्दलीय ने जीती थी। तो ये कम वोटों से जीत हार का सिलसिला बना रहता है। ये कह देना कि जीत हार कम वोटों की सारी जीतें सत्ता पक्ष की ही हुई है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ भी नहीं है। जुम करो। लेकिन सवाल यह है कि कुछ सीटें जो प्रायोरिटी सीट्स होती हैं, जिस पर कि सत्ता पक्ष का बहुत प्रतिष्ठा दांव पर हो या बड़े नेता का प्रभाव वहां पर हो, अगर उन सीटों में कोई खेल होता है तो सवाल उठता है। और ये बात चूंकि जीतन राम मांझी ने कही है, और जीतन राम मांझी वैसे पद के लिहाज से तो वो कैबिनेट मिनिस्टर है और मुख्यमंत्री रहे हैं। बाकी वो बोलते क्या है और उनके बोलने का मतलब क्या होता है, दिल दिमाग दोनों से किस तरीके से वो बात रखने में जो दिल में है वो जुबान पे आती है या सच जुबान पे आ जाता है, ये मैं नहीं जानता। ये अगर इस तरह की बातें आती हैं तो एक शंका उठती है। और मैंने मकसूद पहले भी ये कहा था, हम लोग बहुत सारे दिनों से राजनीतिक चुनाव को कवर करते रहे। हमने उन दिनों से भी चुनाव देखा है जब मतपत्र से होता था, और वो चुनाव कैसे होता था, एक आदमी 25-25 वोट डाल ले जा रहा है, 50-50, और मतपत्र आपस में ही बांट लिए जा रहे हैं कि 40 आप ठप्पा मारो, 60 आप मारो। यह हमने अपनी आंख से देखा है। तब हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे वोटिंग के समय, ठीक वोटिंग के समय जब मुकाबला खड़ा होता था तो कैसे लाइट कटती थी और कैसे वहां पर मतदाता केंद्र, मतदान वोट काउंटिंग सेंटर के सामने पुलिस का लाठीचार्ज होता था, कैसे समर्थकों को भगा दिया जाता था, लाइट कटी ही कटी रहती थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो बात यह है कि मैंने कल एक उदाहरण दिया था, शायद 10 बजे में नहीं थी ये डिबेट, मैं आज उस उदाहरण को दे रहा हूं फिर से, जो दर्शक कल नहीं सुन पाए होंगे। अभी कल मैंने बताया पानीपत, वो स्टोरी मैंने ही की थी अभी 3 महीने पहले जाकर। पानीपत के सरपंच का चुनाव हुआ था, ईवीएम से जो आदमी चुनाव जीता उसे रिटर्निंग अफसर ने हरा दिया, सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया। 3 साल तक अदालती कार्रवाई हुई और देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि कम लोग ये बात जानते हैं इसलिए मैं बार बार ये बात बताता हूं कि देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रांगण में ईवीएम मशीन्स को बुलवाया और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार की निगरानी में उसकी वोटिंग हुई। और जो आदमी वोटिंग ईवीएम में जितने वोट वो पाया था उतने वोट वो 3 साल बाद भी पाया, और 3 साल बाद उसे विजेता घोषित किया गया क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे हरा दिया था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो ये अपने आप में एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि ईवीएम कुछ भी कहे, अगर रिटर्निंग ऑफिसर की नीयत ठीक नहीं है तो वो जीतने वाले को हारने का सर्टिफिकेट, हारने वाले को जीतने का सर्टिफिकेट दे सकता है, वो चुनाव जीत सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश में एक घटना ऐसी घटी है जिसमें जिला लेवल से लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला 3 साल चला, और 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, 3 साल के बाद जीते हुए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिला। आमतौर पर लोग इतनी बड़ी चुनावी अदालती लड़ाई नहीं लड़ते, तब तक अगला चुनाव आ जाता है। लेकिन वो तो पानीपत के उस सरपंच को मैं दाद देता हूं, बड़ा नए उम्र का लड़का है और उसके साथ के लोग वो लगे हुए थे, और अंततः 2 साल के लिए ही सही उन्हें अपना कार्यकाल का मौका मिला। तो ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, एकदम एक तरफा आप बात करते हैं, ऐसा नहीं है। संशय की गुंजाइश
हमेशा है। और यही चीज को दूर करने के लिए इसमें सबसे पहले चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए। और आजकल की राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई किसी नेता पर, जब किसी इस तरह के राजनीतिक व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है या उसी की बात जब विवादों में आती है, तो इसमें दो तरीके हैं इससे निकलने के। पहला तरीका है कि आप उसको धार्मिक आधार पर धार्मिक रंग दे दें, जैसा कि हिजाब वाले मामले में नीतीश कुमार का जो घटनाक्रम है, वीडियो है, उसको लेकर के हुआ। और दूसरा तरीका है कि आप उसको जाति का रंग दे दें। बात यह है कि जीतन राम मांझी देश के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जीतन राम मांझी एक बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव के नतीजों के बाद वो अपने लोगों में ये बात कह रहे हैं कि 2700 वोटों से जहां हार रहे थे, वहां हमने अपने उम्मीदवार को जिताने का काम किया। इस बार का हमारा उम्मीदवार 1700 हार गया। तो उस पर आईएएस अफसर ने बड़ी हैरानी जताई और कहा कि कैसे ऐसा हो गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। नजदीकी चुनाव परिणाम बहुत आते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि कम वोटों से विपक्ष के नेता नहीं जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आरोप पहली बार लगे हैं और पहले नहीं लगे हैं। 2020 के चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे और 125 पर एनडीए और 110 पर महागठबंधन रुके थे और बहुत टफ फाइट हो रही थी, उस चुनाव के नतीजों के दिन को अगर आप याद करें, मकसूद पहले भी मैंने ये बात कही है, तो आपको याद आएगा कि शुरुआती रुझानों में और दोपहर 3-4 बजे तक बहुत टफ फाइट दोनों तरफ दिखाई दे रही थी। बाद में आरोप ये लगाया गया कि कुछ सीटों पर मतगणना धीरे हो रही है और फिर जाते जाते कुछ सीटों पर चुनाव देर रात तक वोटिंग होती रही और चुनाव परिणाम उस समय भी ये आरोप लगे थे कि सत्ता पक्ष ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कुछ सीटों पर इस तरह का खेल किया है। बस वो आरोप जो 5 साल पहले चुनाव परिणामों के दौरान लगे थे, उन आरोपों की तस्दीक जीतन राम मांझी के इस बयान से होती हुई दिख रही है। वो कितना सच कितना झूठ और क्या बातें कह रहे हैं, ये तो जांच चुनाव आयोग की करनी चाहिए थी। दरअसल इस पे सबसे पहली प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की आनी चाहिए थी कि ऐसा वो कह रहे हैं, तो वो इससे चुनाव आयोग पे उसकी जो निष्पक्षता है या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो एक सवालिया निशान के घेरे में है। जीतन राम मांझी के बयान के बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। जैसा सत्ता में होता वो पुरानी बात है, नतीजे हो गए, वो सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, अब तो दूसरी सरकार आ चुकी है। लेकिन देश में ईवीएम एक अलग मसला है, वोट चोरी की बात जो विपक्ष कहता है एसआईआर के जरिए, वो एक अलग मसला है, और इसके अलावा काउंटिंग के दिन का खेल एक अलग मसला है। बहुत बार बैलेट पेपर्स की काउंटिंग को लेकर भी सवाल उठे हैं, बहुत बार ईवीएम को लेकर भी सवाल उठे हैं कि ईवीएम में तो छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ऐसा मानना मेरा भी है और बहुत सारे लोग इस बात के है। लेकिन ईवीएम के नतीजे ही चुनावी नतीजों के में तब्दील होते हैं, इस पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन अधिकारी की भूमिका उस दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कितनी जगहों पर रिकाउंटिंग और तमाम चीजों की मांग होते रही है, न जाने कितने इलेक्शन पिटीशंस इस मामले में फाइल्ड है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में। लेकिन एक गंभीर सवाल, एक गंभीर बात जीतन राम मांझी के बात से निकलती है कि क्या नजदीकी मुकाबलों में सत्ता पक्ष अपनी शक्ति का, वो कोई भी सत्ता पक्ष हो जिसकी जहां जो सरकार है, क्या सत्ता पक्ष अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए चुनाव के नतीजों में फेरबदल इस तरीके से करवा सकता है? एक बड़ा सवाल तो जीतन राम मांझी का बयान छोड़ गया है। इस पर राजनीतिक विवाद अपने अपने तरीके से चाहे जितना किया जाए, लेकिन देश की जनता के दिमाग में जो सवाल खड़े होंगे उसका उत्तर देना चुनाव आयोग का काम है। मुझे लगता है इसमें चुनाव आयोग को सामने आकर के बातों को क्लियर करना चाहिए। राजनीतिक लोग जो पैनल में भी यहां बैठे हैं, जो जीतन राम मांझी के समर्थन में होंगे, वो उनके समर्थन में कुछ बातें कहेंगे। जो लोग विरोध में हैं, जो लोग शुरू से ये बातें कह रहे हैं, वो लोग विरोध की बातें करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जनता के सामने आना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेके, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर और चुनाव आयोग के सामने जो भी प्रमाण, और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि एक मिनिस्टर ही ये बात बोल रहा है कि 2700 वोटों से हार रहे थे और जितवा दिया। तो इन सब चीजों पर स्पष्टीकरण कौन देगा और कैसे जनता के दिमाग में अगर ये भ्रम पैदा हो
तो वो दूर हो, ये कौन करेगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन अब वही बात है कि अब 2020 की बात है, सत्ता पक्ष कहेगा कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, चुनाव में हार गए तो अब ऐसी बातें कर रहे हैं, इस बार भी कर रहे हैं, जहां जीत जाते हैं वहां कहाँ ईवीएम, वहां कहाँ सत्ता वो जाता है, और इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन एक गंभीर सवाल तो जीतन राम मांझी छोड़ ही जाते हैं। क्या करेंगे आप? आरोप तो बहुत पहले से लगा रहे हैं आपके बड़े नेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबूत पर सबूत दे रहे हैं, अब आगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चुनाव तो हो गया। पिछली 2020 की सरकार है 2025 तक की कार्यकाल भी पूरा कर ली। फिर अभी नई सरकार पूर्ण बहुमत में बना है और अपार बहुमत में बना है, सरकार चलेंगे। सवाल है फिर वही विश्वसनीयता का। और मांझी जी ने जो बयान दिया वो देश के, राज्य के लोगों के विश्वास पे फिर विश्वासघात हुआ। ज्यों ही अगर मांझी जी बयान देते हैं, क्यों नहीं चुनाव आयोग नोटिस करता? और पिछली सरकार तो गिरेगी नहीं। 2020 से ही हम लोग कह रहे थे कि दर्जन भर सीटों को जबरन हराया गया, जिसकी पुष्टि अब श्री जीतन राम मांझी करते हैं। और जीतन राम मांझी एक सीट के उल्लेख के साथ करते हैं, किसी डीएम के नाम के साथ करते हैं कि उन्होंने उनकी मदद की। चुनाव आयोग का दायित्व बनता था कि एक जांच कमेटी बनाते, उस सीट की जांच होती, अगर गड़बड़ी हुई है तो उस अधिकारी पे कार्रवाई होता, तो चुनाव आयोग के प्रति लोगों का विश्वास जगता। उस सीट को हारने से न 20 वाली सरकार गिरती है और न 20 वाली सरकार पुनः बनती है, लेकिन देश के आवाम का विश्वास जो गिर रहा है वो बनता। लेकिन निर्लजता की सीमा है, अलग अलग तरीके से बयान दे दिए जाते हैं। सब लोग यात्रा में थे, सुकेश जी भी थे, जब राहुल जी के वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था, जाले में एक विक्षिप्त व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी की मांग को तथाकथित अभद्र बोल दिया। प्रशासन ने केस किया, उसको उठा के उस विक्षिप्त को जेल भेज दिया। आज जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं, जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब उनके बयान को हम गंभीरता से नहीं लेते, उनके बयान पर हम जांच नहीं करते। व्यक्ति का कोई सर्टिफिकेट दिखाएंगे क्या राजेश राठौर जी? अच्छा, वो आप ही की बात मान लिया मनीष पांडे जी कि वो सही व्यक्ति है, तो अब मांझी जी विक्षिप्त तो नहीं है, ये भी तो सही है। अब इसी सही मांझी जी व्यक्ति को, जो मांझी जी विक्षिप्त नहीं है, ये होशो हवास में बात बोले हैं, तो उस पर जांच क्यों नहीं? हम कहा कहते हैं कि मांझी जी जो बोले हैं तो मांझी जी के बात को मानिए और डीएम को फांसी चढ़ा दीजिए। तो लेने के देने पड़ गए। मैं तो जांच की बात करता हूँ और मैं चुनाव आयोग से करता हूँ। मिर्ची आप लोगों को लगती है? अखिलेश कटियार जी, क्या इतना आसान है कि कोई भी बड़ा नेता डीएम को फोन करके नतीजे बदलवा ले? अपने कोर्ट की बड़ी घटना थी, मोहित कुमार उसमें सरपंच बने थे, और जो चंडीगढ़ का भी मामला था, वहां पे भी इसी तरीके का चुनाव आयोग का था। वहां पे ये वोटों की गिनती कर करा के गड़बड़ी 27 में आपको चुनाव में जाना है, 24 के चुनाव के नतीजे आप देख चुके यूपी के, किस तैयारी के साथ जाएंगे आप बताइए? अगर ये होगा तो निपटेंगे कैसे? नहीं, अब हम लोग तो गांव गांव जाके लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, उनको समझाते हैं कि चुनाव आयोग कैसे कैसे लोकतंत्र को कैप्चर करने की, लूटने की कोशिश करता है। और पीछे जो बाई इलेक्शन हुए मकसूद जी, उसमें हमने देखा कि चुनाव आयोग ने अपना काम नहीं किया, बल्कि प्रशासन के को उपयोग करके उन्होंने वोटिंग कम कराई, डर का माहौल पैदा करके। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जनता के बीच में जाकर उन्हें जागरूक करते हैं कि भाई आप अपने वोट को बचाए, अपने वोट को कोड करे, जाके वोट पोल करे। लेकिन अगर लूटने का काम करता रहेगा तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इससे जनता में एक असंतोष जाता है, लोकतंत्र के प्रति जो है एक जो भाव था कि हम अपनी सरकार चुनते हैं, वो विचार कमजोर हो रहा है मकसूद जी। आज इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अब तो एसआईआर भी हो गया जी, एसआईआर हुआ है, उसमें अभी 26 तारीख इन्होंने डेट दी है। कई जगहों पे अभी एक सुब्रत पाठक का बयान अगर आपने सुना हो, पब्लिक डोमेन में आया था कि कन्नौज जिले में हमने 3 लाख वोट काटे हैं, और ये वोट जो काटे गए हैं ये समाजवादी पार्टी के वोट है। सुब्रत पाठक ऐसे ही एक मंच से पब्लिक को बता रहे हैं, और अब अगली बार हम ये सब सीटें जीत लेंगे, क्योंकि उससे कम वोटों से समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीती है, जबकि कन्नौज में सिर्फ 3 विधानसभाएं हैं, 2 तो बाहर की है। इस तरीके के भाषण वो मंचों से दे रहे हैं।
तो इस तरीके से चुनाव आयोग की कोई लगाम नहीं है। ऋषिकेश, भाजपा के नेताओं में मनीष पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, नाउ ए क्विक रिएक्शन। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो जितने भी जो क्रियाकलाप है पूरे देश में वो संदिग्ध है, और चुनाव आयुक्त की बहाली की प्रक्रिया के दिन से ही ये शुरुआत होता है। क्योंकि चुनाव आयुक्त की बहाली की प्रक्रिया का कानून बदलकर जो किया गया, जिसमें विपक्ष सिर्फ कंसेंट लेटर लिखने के अलावा कहीं कोई भूमिका नहीं है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। ये प्री प्लान पूरे देश के लोकतंत्र, संविधान और जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसको खत्म करने का एक लंबी प्रोसेस और सोची समझी प्रोसेस के तहत उन दिनों से किया गया है। तब से विपक्ष के लोग हर एक स्टेप जो इस सरकार जो है ना लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, वोट चोर और डकैत, वोट का डकैती जो करने वाले हैं, इसमें तरह तरह का डकैती किए। आप देखे होंगे कि पहले ये लोग विधायकों की अपहरण कर लेते थे। विधायक इनके डर से कांग्रेस के कई स्टेट में, दूसरे स्टेट में सत्ता जहां की होती थी वहां विधायक को संरक्षण दिलाते थे। झारखंड में आप देखे होंगे कि विधायक को किस तरह से छुपाया गया था। उसके बाद ये अब क्योंकि वो प्रोसेस और प्रक्रिया बेलनोन हो गया, तो ये फिर दूसरा अब ये हाईजैक कर लिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्त को। ये लगातार ये सीरीज वाइज आप देखेंगे, हम लोग लगातार एसआईआर के मामले में भी बहुत सारी बात कहते रहे, ये सुने नहीं। मैं स्वयं बता रहा हूं, पार्टी के तरफ से कोऑर्डिनेटर बनके समस्तीपुर जिला में गया था। रुक जाइए, मैं सुना देता हूं, अपनी बात मैं सुना देता हूं। जब वहां गया तो कुछ प्रश्न हमारे सामने आया। प्रश्न ये था, बहुत सारे प्रश्न थे, एक दो प्रश्न नहीं थे। अब तो बहुत सारे उनको जेल में देखना पड़ेगा डायरी देख करके। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। जो विचाराधीन कैदी जेल में थे, उनका एसआईआर में साइन कैसे होगा? जब मैं गया सीओ से बात किया, उनसे पूछा। टेक्निकल एरर है कुछ, आपसे कनेक्शन लूज हो रहा है। आप अच्छा बात नहीं है। खत्म।